नमस्कार बच्चों। तो अभी तक आपने पढ़ा, भारत की खोज का एक पाठ पढ़ा अभी तक। और वसंत में आपने कामचोर कहानी तक पढ़ लिया। तो भारत की खोज पर फिर चलते हैं हम। इसका दूसरा अध्याय है जो तलाश। तो तलाश को पढ़ते हैं। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको, इसके 2-3 पेज हैं। इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसके भावार्थ को समझाया जाएगा आज आपको। तो आप ध्यान से मेरे साथ घर में आप भी पढ़ेंगे इसको। ध्यान रखें। तलाश यानी भारत के अतीत की झांकी। अतीत यानी बीता हुआ समय, ये दूसरा अध्याय है। तो बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे शानदार जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। यहाँ बाहरी आलोचक यानी जो दूसरे पर आलोचना करता है, दूसरे की चीज़ों में कोई कमियां निकालता है, उसके बारे में लेखक कह रहा है कि मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे कोई बाहरी आलोचक देखता है। अ, वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरी भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो इस तरीके से लेखक जानना चाहता है कि वो विशेष तत्व आखिर क्या था। दूसरा पेज देखिए। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो, इसके 3 अलग अलग तरीके से नाम लिए जाते हैं, जिसका मतलब होता है वहाँ की स्थानीय भाषा में मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। तो वैसे ही एक टीले पर लेखक खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5,000 वर्ष पहले बताया जाता है। कितना? 5,000 वर्ष पहले। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे।
मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे मन ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर, कश्मीर के साथ खून के रिश्ते का तात्पर्य लेखक वहीं का था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने यह बात कही है, मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, इंडस, जैसे जब यूरोपियन लोग आए, यूनानी लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु को इंड कहा, इंडस, उसी से इंडस बन गया है, यानी स को ई का उच्चारण किया जिसके कारण यहाँ सिंधु का इंडू हो गया, इंडू से इंडस हुआ और इंडस वैली हो गई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और इसी इंडस से इंडिया पड़ा है। और फिर हिंदुस्तान, यानी जो ईरानी लोग आए उन लोगों ने स की जगह ह का उच्चारण किया, यानी सिंधु को हिंदू कहा और इस प्रकार से सिंधुस्तान, आसपास के एरिया को सिंधुस्तान अर्थात हिंदुस्तान हो गया, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, क्योंकि यह देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में है और बहुत ही ऊंचे पहाड़ों की तरफ है, इसलिए आम तौर पर इसका जिक्र कम मिलता रहा है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है, लेकिन पुरानी कहानियों में इसका जिक्र मिलता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है, जैसा कि ये तिब्बत और चीन की तरफ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन उसके बाद ये भारत में आ जाती है उत्तर पूर्व में। पहाड़ों जंगल भय मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। रमणीय यानी जहाँ पर घूमने का मन करे, जिसको देख करके मन प्रसन्नचित हो जाए, उसे रमणीय कहते हैं, रमण योग्य। यमुना जिसके चारों नृत्य, उत्सव, नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं, पौराणिक यानी पुराणों में वर्णित कथाएं, पौराणिक कथाएं, इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन भारत से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है, क्योंकि जो नदियां हैं हमारे देश की हों चाहे किसी भी देश की, अगर इतिहास उठा करके देखें तो सभी देश जो प्राचीन देश हैं या सभ्यताएं हैं या शहर हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। जैसे आगरा यमुना के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, बनारस, इलाहाबाद गंगा और यमुना के बीच में इलाहाबाद है, जबकि बनारस और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी तरीके से ढेर सारी नदियां हैं और उन नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। आगे कहता लेखक कि मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों यानी जो भवन इत्यादि टूट फूट चुके हैं उनको भग्न जमा अवशेष, यानी ऐसे अवशेष जो टूट फूट चुके हैं किसी महल के, किसी अटारी के, किसी बड़े भवन के, उसको भग्नावशेष कहता है। और स्मारक याद में बनाई गई चीज़ें जैसे ताजमहल है इत्यादि, ये स्मारक के तौर पर जाने जाते हैं। और अशोक की लाट है, ये सब स्मारक के तौर पर जाने जाते हैं। और भित्ति चित्र अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, यानी भित्ति अर्थात दीवार पर बने चित्र की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर यहाँ फिर एक बार लेखक कहता है कि जिससे मेरा खून का रिश्ता, यानी वो कश्मीर से आए थे इसलिए खून का रिश्ता है, और इलाहाबाद में उनका बचपन से लेकर के बाकी का समय इलाहाबाद बीता, इसलिए उन्होंने अपना शहर इसे कहा है। फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं। कुंभ का मेला हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद और उज्जैन, इन 4 जगहों पर लगता है, 12-12 साल में एक बार लगता है। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उसके पुराने गंगा पुरखे यानी बुजुर्ग, पुराने हमारे जो पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते हैं,
मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों हुएनसांग इत्यादि की बात कर रहा है लेखक यहाँ, और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है गोकी, जैसा कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे। गोकी यानी जैसा कि, और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल प्रबल आस्था थी, आस्था जिसको हम मानते हैं किसी भी रूप में श्रद्धा के साथ, थी, जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत यानी बीता हुआ समय देखने की अंतर्दृष्टि, भीतर की दृष्टि, मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते, पीड़ा यानी दुख। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा है। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द, जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि यानी कोई ध्वनि जब कहीं से टकरा के वापस आती है। अभिलिखित यानी कोई लिखा हुआ पुराना जब रखा होता ग्रंथ, तो उस समय का जो लिखा हुआ उसे अभिलिखित कहा गया। इसमें अशोक के पाषाण स्तंभ यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थर, स्तंभ यानी खंबे, जैसे अपने शिलालेख, ऐसे खंभों और पट्टियों पर, पत्थरों की शिलाओं पर उसने लिखा था, इसीलिए उसे शिलालेख कहा गया। शिला यानी पत्थर, लेख माने लिखा हुआ। मध्य में से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुला कर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद करता था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता था। ये वही फतेहपुर सीकरी है जहाँ पर अकबर ने दीन इलाही धर्म की प्रस्थापना की थी, और इसीलिए इलाहाबाद का नाम इलाही धर्म से ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज से इलाहाबाद पड़ा था। अल्लाहाबाद अंग्रेजी में देखें तो अल्लाहाबाद है, यानी अल्लाह का आबाद किया हुआ शहर। शाश्वत यानी जो सदैव से मौजूद है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास की 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, इसने लेखक को भी प्रभावित किया। तो इस प्रकार से लेखक ने आपको बताया कि कैसे उसकी तलाश पूरी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।